बात करेंगे सेकेंड फेज का, जो एक तरह से कह सकते हैं कि मतदान प्रतिशत, वोट परसेंटेज क्या कहता है, 5 बजे तक के आंकड़े क्या कहते हैं, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो शाम 5 बजे तक 76.23% वोटिंग जो है वो हुई है। वोटिंग फिलहाल खत्म हो गई है, 6 बजे तक वोटिंग की इजाजत दी गई थी। बिहार में शाम 5 बजे तक का वोट प्रतिशत है 53.03%। एमपी में शाम 5 बजे तक 54.58% वोटिंग हुई है। राजस्थान में शाम 5 बजे तक 59.19% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में शाम 5 बजे तक 71.84% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक 72.13% मतदान हुआ है। केरल में शाम 5 बजे तक 63.97% मतदान हुआ है। त्रिपुरा में शाम 5 बजे तक 76.23% वोटिंग हुई है। तो क्या वोट परसेंटेज शाम 5 बजे तक का निकलकर सामने आया है। लेकिन इससे पहले कर्नाटक की भी बात कर लेते हैं और गौतम बुद्ध नगर से अक्षित गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अक्षित, गौतम बुद्ध नगर या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस बार उत्तर प्रदेश का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा, सबसे कम बताया जा रहा है। लगभग 54% यहाँ पर वोटिंग हुई है। ऐसे में माफ कीजिएगा 52% वोटिंग यहाँ पर हुई है। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर को लेकर क्या परसेंटेज शाम 5 बजे तक का सामने निकल कर आया। देखिए, जब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े की बात है, जो टर्नआउट जो आपके पास अक्षित हम आएंगे, आपकी आवाज क्लियर हमारे पास नहीं आ पा रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि केरल की सभी 20 सीटों पर, जिसमें वायनाड सबसे महत्वपूर्ण, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8 सीटों पर वोट डाले गए। मध्य प्रदेश में 6, असम और बिहार में 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3 सीटों पर वोट डाले गए। त्रिपुरा की 1 सीट और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग हुई है। वोट प्रतिशत को लेकर अगर हम बात करें शाम 5 बजे तक, अगर हम कर्नाटक के बेंगलुरु की बात करते हैं तो बेंगलुरु में सबसे कम मतदान हुआ है, जो जानकारी सामने आई है। बेंगलुरु सेंट्रल में अब तक सिर्फ 48.61% मतदान हुआ है। बेंगलुरु साउथ में 49%, बेंगलुरु नॉर्थ में 50%, बेंगलुरु ग्रामीण में 61.78%, मांड्या में 74.87%, दक्षिण कन्नड़ की अगर हम बात करें तो 71.83%, उडुपी की बात करें, उडुपी चिकमंगलूर में आपको बता दें कि 72%, हसन में 72% मतदान हुआ है। आरजू सेठ गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, उत्तर प्रदेश का वोट प्रतिशत क्या कहता है और गाजियाबाद का वोट प्रतिशत 5 बजे तक क्या सामने निकल कर आया, और उत्तर प्रदेश में तो 52% वोटिंग, ये इशारा किस तरफ? देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में है और अगर यहाँ की वोटर टर्नआउट की बात करें तो गाजियाबाद में 48.22% वोट जो है वो पड़ा है, मतदान हुआ है। इस वक्त हम पोलिंग बूथ के बाहर ही मौजूद है। सिद्धार्थ इंटर कॉलेज ये पोलिंग बूथ है, जहाँ पर अब आप देख सकती हैं सुबह 7 बजे वोटिंग जो है वो शुरू हुई थी और अब 6 बज चुका है, इसीलिए दरवाजे जो है उनको बंद कर दिया जा चुका है। सिर्फ जो लोग अंदर मौजूद है, जो मतदान कर रहे थे, वही अंदर मौजूद है। बाकी गेट, जो बड़ा वाला गेट था उसको बंद कर दिया गया है, सिर्फ छोटा गेट खुला है। जो लोग अंदर मौजूद है अब सिर्फ वही बाहर जा सकते हैं, बाकी किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि अब समय पूरा हो चुका है। भविष्य जो है प्रत्याशियों का गाजियाबाद के, अगर बीजेपी से बात करें तो बीजेपी ने अतुल गर्ग को उतारा है, तो वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो उन्होंने डॉली शर्मा को सीट से उतारा है। वहीं नंद गोपाल जो है वो बीएसपी से यहाँ पर उतरे हैं। लेकिन लड़ाई की बात करें तो लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही गाजियाबाद में नजर आ रही है। यहाँ पे आपको बताएं कुछ लोग भी मौजूद है लगातार, उनका भी ये कहना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। डॉली शर्मा को भी यहाँ पर वोट जो है वो अच्छा खासा मिला है। लोगों से बात करेंगे आखिर गाजियाबाद के क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर उन्होंने आज गाजियाबाद में वोट किया है। सर, क्या मुद्दे थे आज गाजियाबाद में वोटिंग हुई है, आपने वोट करा, किन मुद्दों पे वोट? मैम, पहला मुद्दा हमारा यहाँ पर रोजगार को लेकर। हम दिल्ली एनसीआर में रहते लोगों का मानना होता है कि अगर आज हम दिल्ली एनसीआर में तो यहाँ पर नौकरी जो है सुरक्षित है और नौकरी मिल भी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिटिंग विधायक और विधायक बनके आप दोबारा चुनाव लड़ रहे, दोबारा सत्ता में आना चाहते हो और सत्ता में आकर दोबारा इस सत्ता की मलाई को चाहते हो, किसी दूसरे को भी टिकट देते हो। आप डेवलपमेंट की बात करते हो, मैनिफेस्टो क्या है इनका मैनिफेस्टो कुछ है ही नहीं। आप किसी बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने तो कैंडिडेट चेंज किया ना, इस बार अतुल गर्ग को उतारा है। सिटिंग विधायक है ना? हाँ, विधायक है। विधायक है, यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज करके और बड़े पद पर जाना चाह रहे हैं। तो भैया उसी
पद पर रहकर काम कर लो ना पहले आप, क्यों आप बड़ी पोजीशन को जा रहे हो आप? क्या मुद्दे हैं गाजियाबाद के? क्या आपको लगता है जो नई सरकार बने वो काम करे? कि भू माफिया रहे हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बात तो गलत कैंडिडेट लड़ा गया, अच्छा, उनकी जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि बीके सिंह जी होते, उनकी उम्मीद भी होती, लेकिन इस बार जो मतदान किया गया है वो गठबंधन के लिए किया गया है। आपने गठबंधन के लिए क्या है? ठीक है, ठीक है, और लोग भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, वोट डाला आपने, क्या क्या माहौल है? क्या आप लोगों को लगा गाजियाबाद के क्या मुद्दे हैं? गाजियाबाद एक तरफा होता है, गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ है और ये गढ़ कभी टूटेगा नहीं। अच्छा, ये गढ़ नहीं टूटेगा। वीके सिंह वैसे यहाँ से सिटिंग सांसद है, लेकिन इस बार अतुल गर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। क्या कैंडिडेट, क्योंकि डॉली शर्मा उनके अगेंस्ट है। लड़ाई है, अच्छी लड़ाई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। वो सिटिंग एमएलए है और होने वाले मतलब भावी लोकसभा प्रत्याशी भी हैं और लोकसभा के मतलब बन गए एक तरह से, मानो ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, मिक्स रिएक्शन जो है वो पब्लिक का इस वक्त हम इंडिया न्यूज पे दिखा रहे हैं कि कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है, जो लोकल मुद्दे हैं, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, लेकिन कुछ लोग आपके पास हम आगे भी आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चेतन सेठ खजुराहो से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं चेतन सेठ। मध्य प्रदेश को लेकर क्या कुछ है, वोट परसेंटेज, 5 बजे तक के नतीजे क्या है, खजुराहो में भी आज वोटिंग हुई, क्या रहे मुख्य मुद्दे लोगों के बीच में? चेतन, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए चेतन से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच वोट परसेंटेज भी आपको हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक लगभग 71% मतदान, केरल में शाम 5 बजे तक 63.97% मतदान जो है वो हुआ है। लेकिन इन सब के बीच अगर वोट प्रतिशत कहीं कहीं कम नजर आ रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण आखिरकार क्या है? क्या गर्मी होने की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं या फिर वजह कुछ और है? क्योंकि फर्स्ट फेज में भी हमने देखा था 2019 में फर्स्ट फेज में लगभग 69% वोटिंग हुई थी और इस बार अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें 19 अप्रैल को लगभग 63-64% वोटिंग जो है वो हुई थी। और ओवरऑल आंकड़ा आज का क्या है वो हम आपको 7 बजे के बाद बताएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जब 6 बजे तक के आंकड़े सामने आ जाएंगे उसके बाद स्थिति जो है वो साफ होगी। अक्षित गुप्ता गौतम बुद्ध नगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षित, उत्तर प्रदेश का जो वोट परसेंटेज है वो क्या कुछ संकेत देता हुआ नजर आ रहा है, किस तरफ इशारा करता हुआ दिख रहा है? फर्स्ट फेज में भी वोट प्रतिशत कम ही था उत्तर प्रदेश का। जी बिल्कुल, देखिए फर्स्ट फेज में भी जो है वोटर टर्नआउट जो है 62% के करीब था और अभी भी जो है आज जो है उत्तर प्रदेश में 8 सीट पर जो है 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है चुनाव हुआ है और जो वोटर परसेंटेज है वो लगभग 52% के करीब जो है अभी माना जा रहा है 5 बजे तक। हालांकि और डेटा जो है अपडेट होकर सामने आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लोअर वोटर टर्नआउट है ये एक जो है जब हम बात करते हैं चिंता का विषय भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि ज़्यादा लोग आकर वोट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक चेंज की जो है उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि गर्मी जो है भीषण पड़ रही है और उसकी वजह से भी जो है अर्बन वोटर्स जो हैं यानी कि शहरी वोटर्स जो हैं उनका जो मतदान में पार्टिसिपेशन रहा है वो थोड़ा कम रहा है और हमें गौतम बुद्ध नगर में कहीं ना कहीं ये ट्रेंड भी जो है देखने को मिला है। हालांकि अभी जो है हम पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं और जैसे कि आप विजुअल्स के थ्रू भी देख सकते हैं कि अभी जो है पोलिंग जो है ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो है पोलिंग की टाइमिंग जो है डिसाइड की गई थी और आखिरी जो वोटर यहाँ पर थे उन्होंने जो है वोट डाल लिया है। अब यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति जो है नहीं है और ईवीएम को जो है सील कर जो यहाँ पर फूल मंडी है वहाँ पर जो है ले जाया जाएगा, जिसको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम भी कहा जाता है। और यानी कि 4 जून को जो कि वर्डिक्ट का यानी कि नतीजों का दिन है उस दिन जो है इन ईवीएम्स को खोला जाएगा, काउंटिंग होगी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो भविष्य है यहाँ के प्रत्याशियों का वो जो है अब इन ईवीएम्स में सील हो चुका है, बंद हो चुका है। हालांकि यहाँ पर एक 3 कॉर्नर फाइट जो है बीजेपी के महेश शर्मा और
समाजवादी पार्टी के जो है महेंद्र नागर, जो कि इंडिया अलायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी से राजेंद्र सोलंकी के बीच में देखने को मिली। और कहीं ना कहीं ये बैटल और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि महेश शर्मा जो है ऑलरेडी 2 बार सांसद रह चुके हैं, और बीजेपी ने जो है तीसरी बार चलिए आगे आपसे हम यहाँ के मुद्दों के बारे में भी समझेंगे कि क्या क्या अहम मुद्दे रहे जिसको ध्यान में रखते हुए लोगों ने वोट किया। आप रहिएगा हमारे साथ। चेतन सेठ खजुराहो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन सेठ, खजुराहो को लेकर क्या है वोट परसेंटेज, मध्य प्रदेश की बाकी और सीटों को लेकर क्या स्थिति है 5 बजे तक को लेकर? 6 लोकसभा सीटों पर मतदान थे और 6 लोकसभा सीटों पर एमपी का ओवरऑल आंकड़ा देखा जाए तो 55% मतदान 5 बजे तक हुआ है। 53%, रीवा में 45, सतना में 57, टीकमगढ़ में 57, होशंगाबाद में सबसे ज्यादा हुआ है 64%, इसके अलावा दमोह में 53%। तो कहा जा सकता है कि बुंदेलखंड इलाका बड़ा महत्वपूर्ण इलाका था, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा यहां से इलेक्शन लड़ रहे थे और उनके सामने इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी उतारा था। हालांकि उनका फॉर्म निरस्त हो गया था, तो उनके सामने कोई टक्कर में या दमदार ऐसा कोई लेकिन वोट प्रतिशत कम हुआ। ये बड़ी जो है राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा एक सोचने का विषय है कि लगातार मेहनत की थी, निर्वाचन आयोग ने भी मेहनत की, राजनीतिक पार्टियों ने भी मेहनत की थी। एक बड़ा कारण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या पलायन की समस्या थी और शहरी इलाकों में जो है वोट प्रतिशत बेहद ही कम हुआ है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में वोट प्रतिशत ठीक ठाक रहा है। लेकिन इसके अलावा और देखें, अगर हम खजुराहो की बात करें तो खजुराहो में वोट प्रतिशत कम होने का एक कारण और है कि जब मॉक पोल की शुरुआत सुबह हुई थी तो कई ईवीएमओ में खराबी आई थी, तो इस घंटे कई पोलिंग बूथों पर ओवरऑल मिलाया जाए तो 2 घंटे मतदान में देरी हुई है। एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि बुंदेलखंड के लिए बड़ी खजुराहो के बाद टीकमगढ़ लोकसभा सीट, दोनों ही सीट बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहाँ से बीरेंद्र खटीक जो केंद्रीय मंत्री हैं वो 7 बार के हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके पास मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी है और 29 लोकसभा सीट के साथ साथ उनके पास संगठन की भी जिम्मेदारी है। तो कहा जा सकता है कि मुकाबला बेहद खास था। और बड़े मुद्दों की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो जिस तरीके से केंद्र के जो तमाम चाहे 370 हो, राम मंदिर का वो भी मुद्दा, लेकिन बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा मुद्दा पलायन का मुद्दा रहा। बुंदेलखंड में विकास का मुद्दा, विकास हुए लेकिन कई अभी भी विकास कागजों में उलझे हुए हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो है सरल स्वभाव के नेता को चाहते हैं। एक बड़ा कारण यह है कि बीरेंद्र खटीक और वीडी शर्मा को इसलिए यहाँ के लोग पसंद करते हैं। मैं पोलिंग बूथ में इस वक्त मौजूद हूँ। आदर्श इस मतदान केंद्र बनाया गया था। हालांकि मौसम में भी यहाँ पर बदलाव हुआ है। 3 बजे के बाद अचानक मौसम में बदलाव हुआ था। लगभग देखा जा रहा था कि 3 बजे तक टेम्परेचर 45 डिग्री के लगभग पहुंच गया था। उसके बाद सुबह 7 बजे से 9 बजे तक मतदान की स्पीड बेहद अच्छी रही। उसके बाद 9 बजे से स्पीड कम हो गई थी। उसके बाद शाम को आंधी और तूफान था। अभी भी देखिए हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी है। एक बड़ा कारण ये भी था कि लोग जो है घरों से नहीं निकल पाए, क्योंकि शादी की सारक भी इस इलाके में चल रही है। तो एक बड़ा कारण ये भी है कि वोट लेकिन राजनीतिक पार्टियों को उम्मीद थी कि जिस तरीके से 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में देखा गया था कि 60% से ऊपर मतदान हुआ था, तो वही उम्मीद थी इस बार भी कि 60% के ऊपर मतदान हो। लेकिन अब कहा जा सकता है कि जो ओवरऑल अगर हम एवरेज आंकड़े की पूरे प्रदेश की बात करें तो 56 या 57% तक आंकड़ा पहुंच सकता है। फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो वो फर्स्ट फेज में भी सबसे कम, या कह सकते हैं कि काफी कम वोट परसेंटेज जो है वो मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आया। गर्मी तो एक कारण है ही, लेकिन और भी राज्यों में गर्मी पड़ रही है, वहां पर इस तरह की स्थितियां नहीं है। पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं कि तो गर्मी वहां पर भी है, लेकिन वहां का वोट परसेंटेज इस बार का भी अच्छा है और फर्स्ट फेज का भी अच्छा है। ऐसे में अगर हम यहाँ बुंदेलखंड की जो सीटें हैं जिन पर वोटिंग हुई है, अब यहाँ के 5 सालों में क्या मुद्दे रहे और कितना विकास यहाँ के लोग देख पाए। और बुंदेलखंड को लेकर ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा विकास जो है वो यहाँ पर जमीनी स्तर पर क्या लोगों को नजर आता है? अनन्या, सबसे बड़ी बात मैंने आपको होशंगाबाद का आंकड़ा बताया कि होशंगाबाद में 64% मतदान हुआ है। और बुंदेलखंड की मैंने आपको जब मैंने बात की थी उसी दौरान बताया था कि यहाँ पर पलायन की बड़ी समस्या है। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। यहाँ के लोगों को आसपास व्यवसाय की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिन्हें व्यवसाय मिल सके। यहाँ के लोग ज्यादा पलायन करके बाहर जाते हैं, कहीं महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई अलग अलग राज्यों में पहुंच के काम कर रहा है। तो एक बड़ी समस्या ये है। तो लोग पलायन के चलते यहाँ पर जो है वोट प्रतिशत कम होने की संभावना बड़ी है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरीके से पहले चरण का जब मध्य प्रदेश में मतदान हुआ था उसके बाद
बाद दावा किया था कि दोनों ही राजनीतिक पार्टी यहाँ पे बड़े दल हैं मध्य प्रदेश में, बीजेपी और कांग्रेस की, हम वोट प्रतिशत बढ़ाएंगे। निर्वाचन आयोग ने भी पूरी कोशिश की। बीजेपी ने तो ये तक दावा किया था कि हर पोलिंग बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य जो है अपने जो पोलिंग बूथ के एजेंट हैं उनको दिया था। उनके प्रयास के बावजूद भी, तमाम अभियान चलाने के बावजूद भी, कलेक्टर ने भी अभियान चलाया, निर्वाचन अधिकारी ने तमाम स्कीमें भी लाए मतदाताओं के लिए जागरूक करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा सके। अगर 5 साल के विकास कार्यों की बात करें तो यहाँ पर बुंदेलखंड हमेशा से पिछड़ा इलाका रहा है और बुंदेलखंड में अब तक कोई ऐसा बड़ा विकास हुआ नहीं, रोजगार का कोई ऐसा एरिया यहाँ पर आया नहीं कि तमाम जो यहाँ के लोग हैं जो पलायन ना करें, जबकि यहीं वो रोजगार कर सके। तो एक बड़े कारण तमाम है यहाँ पर। और 5 साल के अगर विकास की हम बात करें तो ऐसा कोई खास यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ नहीं। हमने खजुराहो की तस्वीरें दिखाई, दिन भर हमने सुबह से 6 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों से बातचीत की कि खजुराहो को जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए, खजुराहो से इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बना दिया गया, लेकिन तमाम जगह से जो है पर्यटक यहाँ पर घूम के आते हैं, लेकिन खजुराहो को डेवलप नहीं किया गया। खजुराहो की जो धरोहरें थी बुंदेलखंड की, उनको डेवलप नहीं किया गया। तो तमाम ऐसे कारण निकल के सामने आए, ये बड़े कारण हैं जिनके चलते जो है वोट प्रतिशत ज़्यादा नहीं बढ़ सका। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के तमाम और इलाकों की बात करें, बिंद की बात करें, होशंगाबाद की बात करें, वहाँ पर वोट प्रतिशत जो है बढ़ाने में पार्टी कामयाब भी रही। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो लगभग 54% मतदान जो है वो मध्य प्रदेश का सामने निकल कर आता है। हमारे साथ शक्ति भी जुड़ गए हैं बांका से। शक्ति, अगर हम बात बिहार को लेकर करते हैं तो लगभग 53% वोटिंग परसेंटेज जो है वो 5 बजे तक का बिहार का सामने आ रहा है। बांका में क्या परसेंटेज निकल कर सामने आया है? और अगर हम एक बार फिर से ये कह सकते हैं, क्योंकि उस हद तक वोट परसेंटेज नजर नहीं आ रहा है जो एक्सपेक्टेशंस राजनीतिक पार्टियां रख रही हैं। जी देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले जो है इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा दिया उसमें 54% जो है बांका वोटिंग हुई है। और आपको बताया कि ये परसेंटेज थोड़ा और बढ़ेगा क्योंकि शाम अभी 6 बजे पोलिंग बूथ पर जो है वो पोलिंग अभी भी चल रही है। और कुछ जो पहले से मतदाता जो आए हुए थे, जो लाइनों में लगे थे, वो लोग अभी भी बूथ पर वोटिंग कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा जो है इसमें कुछ फीसदी और जो है इजाफा होगा जब थोड़ी देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद, जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है पूरा डेटा जो है जारी किया जाएगा, तो उससे जो परसेंटेज बढ़ा जाएगा। और पिछली बार जो फर्स्ट में जो वोटिंग हुई थी, निश्चित रूप से ज्यादा थोड़ा आंकड़ा इस बार हुआ क्योंकि लोग सुबह से ही लाइनों में लगे हुए थे। 6 बजे से 6:30 बजे से महिलाएं, जो युवा लोग वोटर थे वो लगे हुए थे, क्योंकि फर्स्ट जिस तरह बिहार में 5 से 6% वोटिंग कम हुई थी, उसके बाद लगातार तमाम राजनीतिक दल, चुनाव आयोग, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की थी कि वो लोकतंत्र के पर्व, इस महापर्व में वोटिंग जरूर करें, किसी भी पार्टी लेकिन वोट जरूर करें। तो इसका असर निश्चित रूप से बिहार में थोड़ा तो असर हुआ। हालांकि गर्मी काफी है। बांका की अगर बात करें तो बांका में भी टेम्परेचर जो है 43 डिग्री के करीब आज दोपहर को था। तो लोग दोपहर के समय बहुत जो है लोगों की कमियां जरूर थी, लेकिन सुबह के समय और फिर जब शाम हुआ 4 बजे के बाद जो है लोग निकलने लगे वापस से और बूथों पे जाकर उन्होंने अपना मतदान किया है। तो जो आंकड़े हैं जो उस पर बात कर रहे हैं, अभी उसके लिए थोड़ा और इंतजार हमें करना पड़ेगा कि फाइनल जो डेटा होगा कि वो ठीक है शक्ति, फाइनल डेटा जो है वो लगभग 7 बजे तक स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। क्या वोट परसेंटेज जो है वो बिहार से सामने निकल कर आता है। लेकिन पूर्णिया सीट के समीकरण को भी जरा आपसे मैं समझना चाहूंगी, जहां पर पप्पू यादव किस पर भारी पड़ेंगे, इंडिया अलायंस पर या फिर बीजेपी पर, ये देखने वाली बात होगी। पूर्णिया को लेकर क्या जानकारी है, क्या वोट परसेंटेज रहा वहां का? देखिए, पूर्णिया को लेकर जो है, पूर्णिया निश्चित रूप से जो 5 लोकसभा की सीटें में मतदान हुआ है उसमें सबसे हॉट सीट पूर्णिया है। बिहार भी नहीं बल्कि देश के लोगों की निगाहें पूर्णिया को लेकर है, क्योंकि ठीक है, चलिए शक्ति, आवाज बहुत आपकी क्लियर हमारे तक नहीं आ पा रही है फिलहाल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस खबर पर नजर रखिएगा, आगे भी वोट परसेंटेज को लेकर क्या स्थिति कहां पर रही ये हम आगे आपको दिखाएंगे।